बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉक एट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि आज वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू की है और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान का 9/11 से कोई ताल्लुक़ नहीं, दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने जिक्र किया। और फिर उन्होंने ये कहा कि रोशन ख़याली का जो एक कॉन्सेप्ट है वो पहली बार उन्होंने मुशर्रफ दौर में सुना था और इससे पहले वो इससे नाबलद थे। तो इस हवाले से हम जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान का नंबर 124वां है। याद रहे कि इससे पहले इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि ये पाकिस्तान 120वें नंबर पर था गुज़िश्ता साल, और उससे पहले यानी गुज़िश्ता से पेवस्ता जो साल था उसमें 117 नंबर पे था। तो पाकिस्तान में करप्शन की रेशो जो है वो बढ़ी है इन 2 सालों में बिलखसूस। इस हवाले से भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ सेनेट इंतखाबात के मामले को लेकर जो अमेंडमेंट का मामला है उस पर आज बाबर रहमान साहब ने भी गुफ्तगू की है, उसका भी जिक्र करेंगे। और हम बात करेंगे कि बिलखसूस आज जो तर्जमानों का इजलास था वज़ीर आज़म का, उसमें कुछ अपोजिशन के हवाले से भी जिक्र किया गया वज़ीर आज़म की जानिब से भी, और फिर आइंदा के एहतसाब के अमल के हवाले से भी गुफ्तगू की गई, उसको भी अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। अपोजिशन की जानिब से एहसन इकबाल साहब ने भी आज गुफ्तगू की है, वो भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो ये कि आज जो गुफ्तगू की वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने, और उसमें वो ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो कि ख़ुद एक मॉडर्नाइजेशन का और मॉडरेशन का कंसेप्ट और जो दर्स देते रहे और धरने के दिनों में बिलखसूस वो बातें करते रहे, जिस तब्दीली का वो नारा लेकर आए, आज बड़ी अजीब व गरीब उन्होंने बात कर दी। उन्होंने कहा कि ये जो लफ्ज़ रोशन ख़याली है, जिसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो चेंज ही बनता है मेरे ख़्याल में, तो ये लफ्ज़ उन्होंने पहली मरतबा मुशर्रफ के दौर में सुना, उससे पहले वो इससे नावाकिफ़ थे। अच्छा नकी साहब, मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान पर जो अपोजिशन तनकीद करती रही, मैं समझता था ये सियासत बराए सियासत हो रही है। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने जो गुफ्तगू की और जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि ये रोशन ख़याली जो है, ये मैंने पहली दफ़ा मुशर्रफ के ज़माने में सुना, मैं ये समझता हूँ, और उसको फिर जोड़ दिया मगरब के कपड़ों के साथ, मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने सिर्फ दुनिया में क्रिकेट खेली है और उन्होंने कोई मुताला नहीं किया। और बदकिस्मती है हमारी कि हमारे मुल्क में एक ऐसा शख्स प्राइम मिनिस्टर है जिसने तारीख़ का मुतालबा नहीं किया। तारीख़ का मुताला करना बहुत ज़रूरी होता है। मुशर्रफ के ज़माने में जो रोशन ख़याली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, उसकी कुछ ज़ाती और कुछ सियासी वजूहात थीं और जिसकी वजह से उन्होंने वो इस्तेमाल की। आप उससे इत्तफ़ाक़ नहीं करें, ये ठीक है, लेकिन रोशन ख़याली जो है वो तो हर दौर में रोशन ख़याली की तारीखें चलती रही हैं। दुनिया में वो मुआशरे तबाह बर्बाद हो जाते हैं जो रोशन ख़याल नहीं होते। ये तो तारीख़ से साबित हो सकता है। आप इस पर एक प्रोग्राम रखें कि रोशन ख़याली में हम ये बताएंगे कि यूरोप में रोशन ख़याली की मेरे ख्याल 1663 से जो तारीखें शुरू हुई, जब वहाँ किताब जो है वो प्रिंटिंग प्रेस लगे और किताब जो है वो छपना शुरू हुई। पहले इल्म जो था वो सीना गज़ट चलता था, सीना बसीना चलता था। उसके बाद फिर जो है मेरे ख्याल में 1663 में आखिरी शख्स को सज़ाए मौत दी गई किताब छापने पर। उस पर किताब के आथर का नाम नहीं था। जब पब्लिशर से ये पूछा गया कि आप जो हैं इसका नाम बताएं, उसने नाम नहीं बताया तो उसको सज़ा मौत दे दी। इंग्लिस्तान में ये बरतानिया में जी ये स्टार कोड जो है उनकी उन्होंने दिया। ये 1663 में ये आखिरी सज़ाए मौत थी। वो क्यों हुई कि उस सज़ाए मौत में उस किताब में ये लिखा हुआ था कि बादशाह जो है वो अवाम के सामने जवाबदेह है। और अक्सर हुक्मरान जो हैं वो रोशन ख़याल की तारीख़ों का क्यों वो जो है मुकाबला नहीं करते या उनको अपने मुखालिफ क्यों समझते हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि मुआशरे में जो मौजूदा महरूमी हैं, जो मौजूदा ख़राबी होती हैं, उनको तब्दील करने के लिए नए नए ख़यालात सामने आते हैं। सुकरात को जो फांसी दी गई, वो सुकरात ने भी हुक्मरानों के ख़िलाफ़ बात की ना। पहले तो हुक्मरान जब सीना गज़ट थी तो लोगों को पकड़ लिया करते थे, फांसियाँ लगा दिया करते थे, पता नहीं चलता। फिर किताब आई शुरू हुई, फिर वो किताब के ख़िलाफ़ हो गया जब प्रिंटिंग ईजाद हुई। तो मैं ये समझता हूँ के ख़िलाफ़ जो कुछ था उसके ऊपर बोलना और इल्म के हक़ में बात करना रोशन ख़याली है। और मैं आपको अर्ज़ करूँ कि वो मुआशरे रोशन ख़याली है क्या? रोशन ख़याली है वक्त की रफ्तार को पहचानना। वक्त की रफ्तार के पहचान के साथ अगर हम ये जो तब्दीली नहीं लाएंगे, रोशन ख़याली पैदा नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। हमारे मुल्क में जब लाउड स्पीकर ईजाद हुआ और आया और इसकी बहुत सारी मुखालफतें की गई, आई लाउड स्पीकर यूज़ नहीं हो रहा, हम मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं हो रहा, तो ये जो रोशन ख़याल तब्दीलियाँ थीं ये कोई आ जाएंगी?
रोशन ख्याली की जो तहरीकें हैं ये यूरोप आज जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हुक्मरानी करता रहा, ये रोशन ख्याली की तहरीकों की वजह से करता रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को रोशन ख्याली जनरल परवेज़ मुशर्रफ से अलहदा करके देखनी चाहिए। और इनके जो वज़रा हैं, बहुत बड़े बड़े वज़रा हैं इनके पास, वो सिवाय अपोजिशन पे लगे रहते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट में लोग हैं उनमें डॉक्टर बाबा रवान जो हैं वो बहुत चीज़ों पे नज़र रखने वाले, पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं। उनसे पूछ लेते कि रोशन ख्याली क्या है, मैंने इस पर बात करनी है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मज़ाहिब जो हैं, जो आए और अंबिया आए, वो रोशन ख्याली लेकर आए। इल्म बजाते खुद रोशनी का इस्तिआरा है, उसमें रोशनी का है जी, ये रोशनी मिली है ना हमें, ये रोशन ख्याली है ना सारे। सही। तो ये कहना कि ये पहली दफ़ा मैंने सुना था, ऐसे लगता है कि जैसे ये कोई जनरल मुशर्रफ ने ईजाद किए थे रोशन ख्याली। तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की उससे मुखालफत ज़रूर होगी, लेकिन ये जो रोशन ख्याली है कम अज़ कम इसको जनरल मुशर्रफ के साथ जोड़ कर दबाया ना जाए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अपनी जो उनकी तारीखी जो उनका मुताला है उस पर गौर करना चाहिए। रोशन ख्याली, अगर जो मुआशरे रोशन ख्याल नहीं होते, वो मुसलमान आज पीछे रह गए हैं, हम आज पीछे रह गए हैं। हम इसलिए पीछे रह गए हैं कि हमने वो रोशन ख्याली की जो तहरीकें हमें मज़हब ने हमारे ने दी, जो हमारे पैगम्बर इस्लाम ने हमें जो बातें बताई, वो हम लोग कहते हैं ना जी हमारी सारी आदात और सारी आदतें तो जी यूरोप ने पकड़ ली, हमारा सारा इल्म तो यूरोप ने पकड़ लिया, हम पीछे रह गए। इसीलिए पीछे रह गए कि जो हमें बताया गया था, जो तालीम हमें दी गई थी, हमने उस पर अमल नहीं किया। तो इसका रोशन ख्याली से तो कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये सोचना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये देखना चाहिए कि रोशन ख्याली क्या है। इसको जनरल मुशर्रफ के साथ, वो एक ऐसे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं जो इस वक्त एटमी ताकत है मुसलमानों की, और उसके वज़ीर आज़म इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। ये जो अहद है ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का अहद, ये हर हवाले से जब इस पर लिखा जाएगी, तारीख़ लिखी जाएगी, तो आप यकीन माने कि ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी जाएंगी इस पर, और फिर लोग हैरान होंगे कि ऐसी भी कोई हुकूमत थी कि ये रोशन ख्याली के बारे में प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं। मुझे यकीन करें बड़ी हैरत हुई है नकी साहब ये प्राइम मिनिस्टर का ये जुमला सुन के कि मैंने रोशन ख्याली का जुमला जो है पहली दफ़ा मुशर्रफ। ये इसी में जो इस्लाम का वो जिक्र करते हैं, जब वो ये बात करते हैं कि फ़ुरात के किनारे अगर कुत्ता मर जाए तो हाकिम उसका जवाब दे है, ये जुमला रोशन ख्याली था। मिसाक मदीना की मिसाल ली जाए, उस वक्त ये बड़ी अजीब व गरीब किस्म का मिसाक था कि उस पर जो मुशरिकीन मक्का थे वो हंस रहे थे। ये रोशन ख्याली की जानिब एक कदम था। हिजरत मदीना जो है ये बज़ाते खुद एक उसकी मिसाल है। बिलाल जो कि ग़ुलाम थे और फिर उसके बाद वो एक मोतबर हस्ती बना दिए गए और उनकी वजह से बहुत से वो अजान दिया करते थे, अजान नहीं दी सूरज रुक गया। तो ये रोशन ख्याली की जानिब कदम था कि जो ग़ुलाम और पिसा हुआ तबका था उसको ऊपर लाया गया और बराबरी की सतह के हकूक़ दिए गए। इसी तरह दीगर जितने भी अंबिया हैं उन्होंने जो मौजूद ख़राबियाँ थी उनके ख़िलाफ़ बात की और उनको ठीक की। यही मेरे ख्याल में खुदा भी चाहता है। तो इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रोशन ख्याली में यूरोप का लिबास तलाश किया है जी, और अंग्रेज़ी बोलना तलाश किया है। अंग्रेज़ी बोलना कोई रोशन ख्याली नहीं है जनाब, सही, ठीक है जी। और ना ही अंग्रेज़ी लिबास पहनना रोशन ख्याली है। रोशन ख्याली है कि मुआशरे में तब्दीलियों का नाम है, नए इल्म का नाम है, नई कोशिशों का नाम है, सही, महरूमियाँ ख़त्म करने का नाम है, ठीक है। ये जब आप देखें, जब ये दुनिया बनी तो सबसे पहले यहाँ आप देखें कबाली निज़ाम थे, कबाली निज़ाम से फिर तब्दील हुआ, ग़ुलामदारी निज़ाम आया, फिर उसके बाद तब्दील हुआ ग़ुलामदारी निज़ाम के बाद कई सौ साल वो ग़ुलामदारी निज़ाम चला। ग़ुलामदारी निज़ाम के बाद फिर आगे आया जब ये अपना क्या नाम है जागीरदारी निज़ाम आया, जागीरदारी और शहनशाहों का निज़ाम आया। उसके बाद 400-450 साल तो ये सरमायादाराना निज़ाम चला, जब इंडस्ट्री आई, पहिया चला 1760 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो मैं ये समझता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर को कम अज़ कम आधा घंटा बैठ के किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। सही है, ये ज़रूरी तौर पर मुताला करना ज़रूरी है। अच्छा, इसी के साथ ही ज़ाहिर है चूँकि मुशर्रफ के साथ जोड़ा गया, इसकी एक पॉलिटिकल वर्जन भी तो सामने आया है ना, इस इस्तिलाह को सियासी तौर पे भी इस्तेमाल किया गया है, तो मेरे ख्याल में उसको भी देखने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे आपने कहा इस पर ज़ाहिर पूरा एक शो हो सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ अब थोड़ी अपोजिशन पे तनकीद की है उन्होंने, और वो पाकिस्तान के 10 सालों को 2008 से लेकर 2018 के अशरे को वो सियाह अशरा करार दे रहे हैं। ये तारीख दौर उस पाकिस्तान का करार दिया जा रहा है वज़ीर आज़म की जानिब से। ये उनकी हिस्ट्री है जो हमारे सामने आ रही है, जो वो बयान क्या 2008 से 2018 तक प्राइम मिनिस्टर ने इनको सियाह कहा है, यही आप कह रहे हैं ना? जी जी। अच्छा, आप मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान के आइन में तरमीम उसी सियाह दौर में नहीं हुई? क्या 18वीं तरमीम उसी वक्त नहीं आई? क्या सूबों को जो हकूक़ हैं वो उसी दौर में नहीं मिले? क्या कौमों के दरमियान एक नया मुआहदा उसी दौर में नहीं हुआ?
फिर उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ अपना मियाँ नवाज शरीफ का दौर आया। ये मोटरवेज़ और ये जो बिजली का बहरान और ये बाकी जो मसाइल हुए हैं, क्या ये नहीं थे? क्या ज़िया-उल हक़ का जो 10 साला दौर था, प्राइम मिनिस्टर ने उस पर कुछ नहीं कहा कि ज़िया-उल हक़ का जो 10 साला दौर था, उस दौर ने इस मुआशरे को कहाँ पहुँचाया, हम कहाँ जा रहे थे? प्राइम मिनिस्टर ने अगर मुआवजा करना है तो कम से कम अपने मुखालफिन का करें, लेकिन उनका भी करें। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक बात याद रखनी चाहिए कि तारीख़ में जो वाक़यात होते हैं उनको तारीख़ से खुर्चा नहीं जा सकता, निकाला नहीं जा सकता। पाकिस्तान की जब 1947 से तारीख़ लिखी जाएगी 2021 तक, तो इसमें ज़िया-उल हक़ का दौर भी आएगा। और ज़िया-उल हक़ का दौर जो है इस मुआशरे की, इस समाज पर जो उसने गहरे और खौफनाक असरात मुरतब किए, उस पर आप प्रोग्राम रखें तो हम बताएंगे कि क्या क्या मसाइल हमें दरपेश हुए। 70 और 71 भी आएगा जी, 70-71 भी आएगा जी, बिल्कुल। अयूब खान और याह्या खान का दौर भी आएगा यकीनी तौर पर। वो भी फिर अफवाह है, फिर उसको भी आप कोई नाम दें। यकीनी तौर पर ये एक अहम मामला है। इसके साथ साथ आज वज़ीर-ए-आज़म के तर्जमानों का इजलास तो हुआ, उसका जिक्र करेंगे, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या कह रही है इसकी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिक्र करेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, जिन्होंने ये रिपोर्ट शाये की है कि 180 ममालिक की फ़हरिस्त में पाकिस्तान बदउनवानी में 124वें नंबर पर आ गया है। और इससे पहले 2019 में पाकिस्तान 120वें नंबर पर था और 2018 में ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान 117वें नंबर पे था। तो ये साबित हुआ कि इस रिपोर्ट ने ये बताया कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 सालों में करप्शन और बदउनवानी में इजाफा हुआ है। ज़िया तरीन साहब, करप्शन और बदउनवानी में इजाफा हुआ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है। इसका हवाला खुद इमरान खान साहब बड़े ज़ौक़ व शौक़ से दिया करते थे अपने अपोजिशन के ज़माने में, और उन्होंने ये कहा है कि इसमें मुक़र्रना पुलिस और इंतज़ामिया के शोबों में कारकर्दगी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। सर, ये तो बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है। उस जमात की हुकूमत है जो करप्शन से पाक मुआशरे का नारा लेकर आई, उसमें करप्शन में इजाफा हो रहा है। आपने करप्शन से पाक का, ये उस जमात की हुकूमत है जिसके सरबराह ने लोगों को ये कहा डी चौक पर खड़े होकर कि मैं रियासत मदीना बनाने जा रहा हूँ, जहाँ रियासत मदीना का जो बुनियाद है वो थी ही इंसाफ पर, कि कोई जाबर आदमी किसी से कोई वो नहीं कर, ना इंसाफ़ी नहीं कर सकता था। ठीक है जी, वो रियासत मदीना बनाने वाले थे। और जिनके दौर में ये, जिनको ये स्याह कहते रहे हैं कि वो स्याह दौर था 2008 से 18 तक का, वो उनके दौर में करप्शन में पाकिस्तान की ये पोजीशन नहीं थी जो इजाफा हो गया उसमें। इसका मतलब ये है कि करप्शन जो है वो हो रही है। मैं आपको अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान में हम बड़े खुश होते हैं कि जी कोई भी तहरीक चलती है करप्शन के ख़िलाफ़, जी करप्शन ख़त्म हो जाएगी। करप्शन ख़त्म नहीं होती। जब इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए चौधरी एतजाज़ एहसन, आपके दोस्त जब ये नारे लगाते थे कि धरती होगी माँ के जैसी, हम भी कहते थे कि माँ के जैसी धरती होगी, लेकिन चौधरी इफ्तिखार चौधरी जब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने लोअर कोर्ट में जो तहसील कचहरी की जो सियासत है, कचहरी में जो करप्शन है, उसको ख़त्म करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए थे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी ये माजी में खड़े होके, आपके पास तो यकीनन उनके वो क्लिप होंगे। मेरे ख्याल में अब आपने वो क्लिप्स का जिक्र कर दिया है, तो प्रोड्यूसर साहब ज़रा वो क्लिप चलाइएगा कि इमरान खान साहब माजी में खुद करप्शन और इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स के हवाले से क्या कहते रहे। इंटरनेशनल की बात हुई, उसकी जो ख़ास चीज़ देखने वाली है कि तकरीबन 1 साल में वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि करप्शन पाकिस्तान में 20% बढ़ गई। पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक समझी जाती है। लोग क्या, मैं कनाडा के टीवी के ऊपर गया, कनाडा में वहाँ अपील की, उन्होंने मुझे साफ साफ पूछा कि जी आप ये पैसा जाएगा नहीं लोगों के पास, ये तो करप्शन में पैसा चला जाएगा। साफ उन्होंने मेरे से पूछा। जब आपकी गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े मुजरिम बैठे हो, चोरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का है कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की और वो करप्शन में तरक्की की है, तो फिर अवाम की खिदमत, अवाम जब करप्शन होती है तो अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए देती है। एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया में हर मुल्क में देखता है कितनी करप्शन है, उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। उसके मुताबिक पिछले 4 साल में पाकिस्तान में जो करप्शन और टैक्स की चोरी हुई वो है 8,500 अरब रुपया।
जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, आज भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, इस पर आप क्या फरमाएंगे? ये एक सवाल मेरे ख्याल में हर ख़ास आवाम की ज़बान पर है। जातरीन साहब, इस पर क्या कहा जा सकता है? वज़ीर-ए-आज़म साहब क्या कह सकते हैं? देखें जी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में कोई बात कोई नहीं कर सकता। वो जो कह रहे हैं वो कहते हैं सब ठीक है, सब चलाते जाएं, लेकिन तारीख़ जब लिखी जाएगी ये लिखा जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर ये कहते थे कि करप्शन में पाकिस्तान इतने नंबर पर आ गया, तो उनके अपने दौर में 124 नंबर पर आ गया। 4 नंबर के वो मैं ये समझता हूँ, आप यकीन माने कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जब ये कहा जाता है कि फ़लाँ शख्स करप्शन कर रहा है, फ़लाँ कर रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि फ़लाँ से मैंने इंटेलिजेंस एजेंसियों का नाम लेते हैं अपने इंटरव्यू में कि फ़लाँ से मैंने चेक कराया, मैंने IB से चेक कराया, फ़लाँ ने नहीं। आप यकीन करें, आप आम आदमी से पूछें, आम आदमी को लेके जाएं और उससे पूछें कि महंगाई क्या सूरत हाल है। प्राइम मिनिस्टर कभी आएँ, राजा बाज़ार में चले जाएं, कभी लाहौर के किसी बाज़ार में चले जाएं, कराची के किसी बाज़ार, फैसलाबाद, और आम आदमी से पूछें कि वो महंगाई की वजह से कितने परेशान है। और आज जो महंगाई है उसकी वजह प्राइम मिनिस्टर ने महंगा बताई है, करप्शन। तो करप्शन तो पिछले 2 साल में जो हुई है, तो फिर ये बता दिया है, चोर डाकू होंगे तो महंगाई बढ़ेगी। तो अब ये जो महंगाई भी बढ़ी है और करप्शन भी इजाफा हुआ है, तो फिर क्या पिछले 2 साल में तो पिछले 2 साल में तो कोई चोर डाकू नहीं था ना, फिर क्यों महंगाई बढ़ी है? सवाल ये है, जो फार्मूला वो दे रहे हैं उसके मुताबिक तो फिर ये हुकूमत भी चोर डाकू बनती है ना। प्राइम मिनिस्टर तो यही, मैं तो कहता हूँ ना कि प्राइम मिनिस्टर ये कहते थे कि चोर डाकू, तो पिछले तो चोर डाकू थे, अभी तो नहीं है ना चोर डाकू। अब तो रियासत मदीना वाले आ गए हैं, तो फिर क्यों महंगाई बढ़ी है? फिर लोगों के साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है? लोगों के पास खाने के लिए चीज़ें नहीं है, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, इलाज की वजह से लोग ख्वार होने। मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी टीम में कैपेसिटी नहीं है, मामलात को चलाने के लिए कैपेसिटी नहीं है। देखें, आप इख्तलाफ कर सकते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने पहले 40 दिन में पाकिस्तान की तमाम बुनियादी पॉलिसियों को तब्दील कर दिया था। बाद में आप इख्तलाफ कर सकते हैं, वो उस पर बहस कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया आप मुझे बताएं? तो इन्होंने ये कहा कि हम जाएंगे IMF के पास, कभी नहीं जाएंगे, खुदकशी कर लेंगे। फिर IMF के पास गए भी लेट गए, फिर उनकी शराइत पे मामला तय हुआ। और आप ये देखें, वो ऐसा इकबाल साहब, और फिर अगर वो आज प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि वो स्याह दौर था, क्या स्याह दौर का वजीर खजाना इनका वजीर खजाना नहीं है? क्या स्याह दौर के बाकी जो लोग हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी तो उसी स्याह दौर में थे, वो आज इनके साथ नहीं है? और किस किस का नाम लो, डॉक्टर फिरदौस आशिक उन्वान उसी स्याह दौर में नहीं थे, शेख रशीद उसी स्याह दौर में नहीं थे, ये सारे स्याह दौर के हो। तो आपने रखे हुए अपने पास मोरे, और फिर आप रोशन ख्याली के खिलाफ भी आप कहते हैं पहली दफा सुना है, स्याह दौर को भी आपने देख लिया। तो आप कौन क्या करने जा रहे हैं और किस तरफ लेके जा रहे हैं? अब आप देख लें, सारी वो चीजें आ गई जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते रहे थे। लेकिन इसमें इसमें देखें, एक बात है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तो अभी इस पे रिस्पांस नहीं दिया, लेकिन वो आ जाएगा, चलें। लेकिन उनके तर्जमानों ने इसको रिस्पॉन्ड किया और बड़ा ज़बरदस्त, देखें ना किस तरह से वो कवर कर रहे हैं। शहबाज गिल साहब कहते हैं जी मैं तो उन्होंने तो मुस्तरद ही कर दिया। वो तो अजीब व गरीब उनकी स्टेटमेंट सामने आ रही है। वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो डाटा 2017-18 का है, ये डाटा ही 2019-20 का नहीं है। जबकि ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट बोल रही है कि 2019 में ये थी, 2018 में ये थी, 2020 में ये है। ठीक है, एक तो उनके चेयरमैन ट्रांसपेरेंसी से भी गुफ्तगू हुई है, आपकी भी हुई है, तो वो बात सामने आई है। दूसरा, एक तो ये यदि आप वाजे आकर और ऊपर से कह रहे हैं कि ये इंग्लिश में है और अपोजिशन ने और पटवारियों ने नहीं पढ़ी होगी, तो वो जब उर्दू में आएगी तो उनको पता चल जाएगा कि ये उनके दौर की करप्शन है। पहले तो शहबाज गिल साहब से, मुराद सईद साहब तो चलें जो हैं सो हैं, ज़रा शहबाज गिल साहब के बारे में आप बताएंगे असल में इनको क्या कहा जाए, ये किस तरह का कवर दे रहे हैं? देखिए, अगर शहबाज गिल साहब इस तरह की बात ना करें तो उनको तर्जमान कौन रखेगा? उनको रखा इसीलिए गया है कि आपने ये बातें करनी हैं। उनको इसलिए नहीं रखा गया कि वो 2 साल कारकर्दगी बताएं, उनको इसलिए नहीं रखा गया कि वो ये बताएं कि चीनी उनके दौर में किस तरह थी और आज किस तरह है। उनको इसलिए नहीं रखा गया कि वो ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ के दौर में डॉलर क्या था और अब डॉलर क्या है। उनको रखा इसीलिए गया है। वो देखें, आप किसी आदमी की नौकरी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? उसको नौकरी इसी टर्म एंड कंडीशन पे, वो धूल झोंक सर, इसी टर्म एंड कंडीशन। आप पब्लिक को गलत बता रहे हैं कि ये डाटा 2017 का है, 2018 का है, जबकि रिपोर्ट ये बात कर रही है। अच्छा, शिबली फराज साहब ने ये बात नहीं की, चले थोड़ा सा उन्होंने बड़ा सेंसिबली इसको संभाला। उन्होंने आके कहा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल अच्छी बात है, हम वेलकम करते हैं अगर करप्शन की निशानदेही की गई, हम तो खुद इसके कायल हैं और हम तो ये कह रहे थे कि करप्शन के खिलाफ हम खुद झंडा लेकर आए हैं। तो ये अच्छी बात है, निशानदेही की गई है और करप्शन के खिलाफ शऊर भी आवाम को हमने दिया है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं
शिबली फराज साहब और शहबाज गिल साहब का कोई मुआवजना नहीं है। शिबली फराज साहब बहुत चीज़ों को समझते हैं, एक बैकग्राउंड रखते हैं अपना। शहबाज गिल साहब को तो सिर्फ रखा इसीलिए गया है कि वो मरीम नवाज शरीफ, मरीम औरंगज़ेब साहबा, उस्मा बुखारी साहबा, ये 3 ख़वातीन वो हैं जो मुस्लिम लीग नून पूरी चला रही हैं, और इनके मुकाबले के लिए कोई 2 दर्जन के करीब तर्जमान रखे हुए हैं, ठीक है जी, जिनको ये कहा गया। आज अगर प्राइम मिनिस्टर ये बात करते हैं कि वो पिछला दौर स्याह दौर था, तो स्याह दौर के सारे अहम लोग इनकी वजारतों में, इनकी हुकूमत में, कम अज़ कम यार उनको तो निकाल देना, उनको कहें बाबा आप चले जाओ, वो स्याह दौर के आप लोग हैं, हमने नहीं रखना आपको। ये क्या बात है सर, वो आप लोगों को क्या बता रहे हैं? मैं आपको एक बात बताऊं जी नकी साहब, अपने नाजरीन को मैं इतना ही बता सकता हूँ कि जब पिंड का ताकतवर चौधरी आपके साथ होता है ना, आप जो मर्जिया कहते रहें, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। यही हमारे पाकिस्तान में हो रहा है कि ताकतवर चौधरी जो है वो खान साहब के साथ है, और वो कहते हैं हम एक पेज पर हैं और खान साहब जो मर्जिया करते रहें, लेकिन तारीख़ माफ़ नहीं करेगी। तारीख़ जब लिखी जाएगी तो इसमें ये सारी चीज़ें लिखी जाएंगी, और जब आने वाली हमारी नस्लें, शायद हम तो नहीं होंगे, हमारी आने वाली नस्लें जब ये पढ़ेंगी तो कहेंगी कि पाकिस्तान के में ऐसे ऐसे वज़ीर आज़म भी रही और ऐसी ऐसी हुकूमत भी रही, जिनको आप स्याह दौर कहते रहे हैं। वो स्याह दौर के सारे जो 7 स्टार थे, जो सुपर स्टार थे, वो आपके साथ हैं। हफीज़ शेख, हाँ, आपका मेरिट क्या है, सियाह दौर से आपकी मुराद क्या है, उसकी आप डिफाइन करें और फिर आज पे उसको लागू करें तो समझ आ जाएगी कि कौन सा सियाह दौर है। यकीनी तौर पर ट्रांसपेरेंसी ने सारा पोल खोल दिया है, और आज फिर जो तर्जमानों का इजलास था उसमें फिर वज़ीर आज़म साहब ने वो चोर और डाकू की भी बात की है, एहतसाब की बात की है, करप्शन से पाक मुआशरे की बात की है, फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से भी कमेंट किया उन्होंने, तो उसका भी जिक्र करेंगे और दीगर अहम मामलात भी जिक्र करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आज चूँकि वज़ीर आज़म ही का दिन है और हम वज़ीर आज़म का जिक्र कर रहे हैं, तो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज तर्जुमानों का इजलास हुआ, और उस इजलास में उन्होंने गुफ्तगू की मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से कुछ अहम फैसले भी किए गए, लेकिन ये जवाब उन्होंने कि आपने क्या करना है, ज़ाहिर है तर्जुमानों को वज़ीर आज़म बताते हैं कि किस तरह का आपने बयानिया लेकर चलना है, तो उन्होंने ये उस गुफ्तगू में कहा कि मौलाना फजलुर रहमान बाहर से फंडिंग लेते रहें, उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। सियाद तरीन साहब, आपको याद होगा कुछ दिन कबल वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान का दौरा किया था, और वहाँ पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये बात इशारतन की थी कि एक ऐसी शख्सियत हैं जो हमारे एक ऐसे मुल्क से फंडिंग लेते रहे हैं जिनके साथ हमारे साथ ताल्लुकात है, मैं नाम नहीं लेता, तो आज उन्होंने उनमें से एक का नाम ले दिया और वो मौलाना फजलुर रहमान है। अच्छा, मैं आपको अर्ज़ करूं कि मौलाना फजलुर रहमान का जो नाम उन्होंने लिया, जा रहे हैं वो रियासत मदीना बनाने, ठीक है जी, उन्होंने यही कहा था ना हम रियासत मदीना। रियासत मदीना के हुक्मरान से जब ये पूछा गया, खलीफा से ये पूछा गया कि जनाब ये आपने कुर्ता, ये कमीज़ आपने कैसे बना ली है, क्योंकि आपका जो कपड़ा मिला था उससे तो नहीं बन सकता आपके साइज़ का। तो रियासत मदीना के हुक्मरानों ने ये नहीं कहा था कि आप ये बताओ और फ़लाँ आपके रिश्तेदार ने कैसे बनाया है और फ़लाँ ने कैसे बनाया है, ठीक है। उन्होंने उसकी वजाहत दी, उनके ख़ानदान के लोगों ने बताया, उनके अपने लोगों ने बताया, घर के लोगों ने बताया कि जनाब ये 2 चादरें थीं और ये इनको मेरे हिस्से की चादर भी दी गई, वजाहत दी गई, ये रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं। इनसे ये पूछा गया है कि आप जो है ये बताएं कि जनाब ये फॉरेन फंडिंग हुई है या नहीं हुई, ठीक है। उसको रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात को चैलेंज करने के लिए कौन कौन सी कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर के लोग नहीं गए, हर कोर्ट में गए हैं, बिल्कुल सही, ठीक है जी। अगर आप क्लियर हैं, आपके पास सब कुछ है, तो फिर क्या ज़रूरत है आप एस अकबर बाबर साहब ने जो कहा है आप उसका जवाब दें कि जी ये हैं। और जो आपको याद होगा आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अबराज ग्रुप का बहुत बड़ा स्कैंडल आने वाले है। अब आज आपको पता है कि वो आरफ नकवी को जो है वो बरतानिया से अब शिफ्ट किया जा रहा है अमेरिका ने वहाँ जो इंक्वायरियाँ आएंगी और वहाँ जो चीज़ें खुलेंगी तो वो 300 साल उनको पहले भी मतलब 300 साल की सज़ा उनको अमेरिकी अदालत की जानिब से दी गई। फिर बरतानिया में वो मौजूद है और बरतानिया अब हवाले कर रहे हैं अमेरिका को, आरिफ नकवी साहब को, कि क्योंकि मुतालबा किया था। उनकी भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। देखिए मैं ये कहता हूँ कि मौलाना 16 नौयत के केसेस हैं और 300 साल की सज़ा है। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब तो अपना हिसाब खुद देंगे ना जी, अगर कोई फॉरेन फंडिंग हुई है या नहीं हुई। अगर हुई है आपके पास सबूत हैं, आप जाएं और उनको कलअदम करार दे दें, आप नून लीग को कलअदम करार दिला दें, आप पीपल्स पार्टी को करवा दें, महमूद खान अचकज़ई की जमा, जिन जिन के पास आपके पास सबूत हैं, रियासत आपके पास है, रियासती इदारे आपके पास हैं,
आप वो करा दें। ठीक है जी, ये तो कोई बात नहीं कि आपसे पूछा जा रहा है कि आपने फलां लोगों से फंडिंग ली है या नहीं ली। आप कहते हैं जी फजलुर रहमान की बारी आ गई, अब फजलुर रहमान फंस गया। फजलुर रहमान जवाब दें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये रियासत मदीना के हुक्मरानों की तरह इनको अपना जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने के लिए आए थे और उन्होंने कहा था हम रियासत मदीना बनाएंगे। मामलात ऐसे नहीं चलते। बात यह है कि जिस आदमी ने जिस सियासी जमात ने मुल्क दुश्मन, जो वो ममालिक जो हमारे दुश्मन हैं, वो कौमें जो पाकिस्तान और मुसलमानों की दुश्मन है, अगर उससे पैसे लिए हैं और उनको कलादम करार दे देना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, वो जमातें जिन्होंने पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए कहीं से फंडिंग ली है, उनके खिलाफ भी फौरी इकदाम होना चाहिए और उनको भी कलादम करार दिया जाए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है ना, वो इस वक्त मुल्क चला रहे हैं, वो कोई अपोजिशन में नहीं बैठे हुए। वो आर्डर करें कि जनाब फजलुर रहमान के खिलाफ सबूत नहीं है, और ये जो रोज़ जो है 4 दर्जन तर्जमान जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, वो लोगों को बताएं जी ये सबूत है और हम जी लेके जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर करें? नहीं, ये तो स्क्रूटनी कमेटी करेगी ना वहाँ पे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास अगर सबूत हैं तो वो पेश करें, वो सबूत उनके तर्जमान पेश करें अवाम के सामने आके, कहें जी ये सबूत हैं और ये हम इलेक्शन कमीशन को देने जा रहे हैं, उस पर वो फैसला कर देंगे मेरिट पर जो भी होगा। इलेक्शन कमीशन को आप सबूत दें, बजाय इसके कि आप सबूत देने के आप कहें जी मुझसे ना पूछा जाए, फलाने से ये पूछा जाए। अब इस तरह काम नहीं चलेगा सर। ठीक है, ये आपको भी बताना पड़ेगा, किसी और ने लिया है तो उसको भी बताना पड़ेगा। लेकिन वज़ीर आज़म साहब एक बात तो है, जब डट जाते हैं तो डट जाते हैं। अब भी वो डटे हुए हैं, और जिस तरह वो बाकी अपने बयानियों पर डटे हुए हैं, इसी तरह वो इस बात पर भी डटे हुए हैं कि जो ब्रॉडशीट का मामला आया था और उसके लिए जो कमीशन बनाना था, उसके रिटायर्ड जज की सरबराही में ये फैसला हुआ था, तो वो जस्टिस अजमत सईद शेख वाला मामला आपके सामने है और ये कहा गया था, उस पर अपोजिशन ने भी एतराज़ किया है कि चूँकि वो उस वक्त डील कर रहे थे तो इसलिए उनको ना बनाया जाए, कोई और अनबायस्ड शख्सियत जो है वो सामने आ जाए। अनबायस्ड से मुराद जो उसमें शामिल नहीं थे। तो अब आज तर्जमानों के इजलास में भी वज़ीर आज़म ने फिर इस आज़म को दोहराया है कि जस्टिस अजमत सईद शेख ही इसकी तहकीकात करेंगे, उनकी सरबराही में ये कमीशन काम करेगा, जबकि दीगर तबकात जो हैं वो कुछ मुख्तलिफ नौइयत की आरा दे रहे हैं। आपको मैं अर्ज़ करूँ कि मियाँ नवाज शरीफ ने जब एहतसाब शुरू किया तो उन्होंने सैफुर रहमान को बनाया था। ठीक है जी, और वो सैफुर रहमान के एहतसाब पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कहते रहे हैं और उनको अपने घर का मुलाजम कहते रहे हैं कि वो नवाज शरीफ के घर का मुलाजम था सैफुर रहमान जो इनका एहतसाब कर रहा था, उस तरह जब ये इस तरह अब डट, उस एहतसाब की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है जी, और बाद में ये पाकिस्तान की ये भी तारीख़ है कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब पेशी पे आए हुए थे और वो भी पेशी पे आए हुए थे, सैफुर रहमान जो उनको एहतसाब करते रहे और उनके पाँव में गिर गए। ये मैंने तो अपनी आंखों से देखा था, उनके पाँव पर हाथ रख के माफ़ी मांगी थी, जिस पर आपको याद है कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब अपने इंटरव्यू में भी कई बार कह चुके हैं कि वो चेयरमैन सैफ मेरे पाँव में आके गिर गया था, चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो जो उस वक्त था। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे एहतसाब की, जिसका ऐसे कमीशन की वो कोई हैसियत नहीं रहती जो मुतनाज़ा हो जाए जिसका सरबराह मुतनाज़ा हो जाए। मैं हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ जज साहबान, रिटायर्ड जज साहबान मौजूद हैं। आप किसी ऐसे आदमी को बना दें जो देखें, अगर आपको ये यकीन है कि ये वाक़या इसमें गड़बड़ हुई है और इसमें अपोजिशन वाले ही फंसेंगे और उनकी गर्दनें उतरेंगी, तो फिर तो किसी भी आप नेक नाम आदमी को बना दें, आप बना के और कहें जी चलें कर लें एहतसाब। बात यह है कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है और प्राइम मिनिस्टर अजमत शेख साहब पर बाजिद हैं। अच्छा, वो इसी नाम पर इसलिए बाजिद हैं, लेकिन ये आपने सारी बात इसी आखिरी जुमले में ही कर दी है कि क्यों बाजिद हैं आप, गैर मुतरादी शख्सियत को क्यों नहीं लगाते। अच्छा, इसके साथ साथ सेनेट इंतखाबात का मामला है। आपको पता है आज बाबर रहमान साहब ने ये गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि अब पार्लियामेंट में लाया जाएगा अमेंडमेंट बिल सेनेट इंतखाबात के हवाले से, जिसमें वो शो ऑफ हैंड की बात कर रहे हैं और उसमें वो फिर वही मौक़िफ़ दोहरा रहे हैं कि शफाफियत का पहलू जो है वो सामने होगा। और इसके साथ साथ एक और दोहरी शरीयत वाला मामला जो है वो भी सामने आ रहा है कि उसको वोट का हक़ या इंतखाब लड़ने का हक़ जो है वो होगा, उसके बाद जब ओहदा मिलेगा तो फिर या उसको अपनी दोहरी शरीयत छोड़ना पड़ेगी या फिर ओहदा रखना होगा। इस तरह के अमेंडमेंट्स का भी जिक्र किया गया है। तो क्या समझते हैं, आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि डॉक्टर बाबर रहमान साहब जो हैं वो आइनी और कानूनी अमूर के माहिर हैं। वो पहले भी लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें वो समझते हैं और उनकी सारी ज़िंदगी वकालत करते गुजर गई है। वो चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझती हैं। वो अगर कोई बिल लेके आ रहे हैं, यकीनन ये एक बहुत संजीदा मामला है और वो चीज़ों को भी समझते हैं, उसी तरह बना के लेके आ रहे हैं। लेकिन सेनेट में इनके पास अक्सरियत नहीं है और इस वक्त जो किनके पास
हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत इस वक्त जो है वो सेनेट इलेक्शन के हवाले से कोई तरमीम कराने में कामयाब हो जाएगी या अपोजिशन उसका कोई साथ देगी। उस वक्त तक अपोजिशन उसका साथ नहीं देगी जब तक वो पस पर्दा बातचीत ना हो, जब पस पर्दा जो ताकतें हैं वो अगर कोई समझौता ना कराएं, वो कुछ ना कहें। आप अगर कोई प्रोग्राम रखें जो मुल्क में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जो पस पर्दा चल रही हैं और पस पर्दा मामला। एक सवाल उस हवाले से ज़रूर आपसे करूंगा जो आपने मुस्करा के कहा कि पस पर्दा जो है वो कुछ होगा, तो वो ज़रा मैं मुस्कुराहट की वजह ज़रूर पूछूंगा क्योंकि वहाँ पे भी सफ़ों में कुछ जो है ना वो एक दरारें जो है वो दिखाई दी हैं, हलचल पैदा हुई है। आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी जो पस पर्दा हो रही हैं, जो सामने नज़र नहीं आ रही वो सामने आना शुरू हो जाएंगी। उसमें कोई पस पर्दा को मामलात हो जाएं तो हो जाएं। बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत का साथ दे या ये बिल मंजूर कराने में कोई उसका साथ दे। लेकिन डॉक्टर बाबर अवान साहब जैसे मैंने कहा वो आइनी और कानूनी अमूर के बहुत माहिर हैं, वो कोई ना कोई रास्ता हो सकता है नया निकाल के दे दें हुकूमत को इस सारे प्रोसेस के लिए। सर मेरे ख्याल में ये फिर एक या तो इसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कह लें या सियासी अना कह लें। आप बजाते खुद क्या समझते हैं, शो ऑफ हैंड्स का मामला शफाफ तरीके से इंतखाब होगा, सबके सामने होगा, तो इसमें क्या हर्ज है? देखें बात टाइमिंग की होती है, बात इसकी नहीं होती। अब हुकूमत के पास तो सारे वसाइल होते हैं, हुकूमत को क्या घबराने की ज़रूरत है अगर खुफिया बैलेटिंग होती है। नहीं वो तो शफाफ, वो तो कह रहे हैं हम चाहते हैं शफाफियत हो। जी मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ ना, जो पहले जो पाकिस्तान के आइन के बानियान थे, जिन्होंने बानियान ने बनाया था, उन्होंने भी शफाफ के लिए बनाया था ना। फिर वो शफाफियत का जनाजा आपने देखा होगा जब प्राइम मिनिस्टर अब शफाफियत कह रहे हैं, जब हम अपोजिशन जो है वो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तारीख लेके आई थी, वो सारी शफाफियत आपने देखी थी ना, फिर कहाँ धरी के धरी रह गई थी। शफाफियत नहीं है ना जब ब्रीफ केस चलते हैं। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, इसमें ज़्यादातर मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत जो इतनी मुतहरक नज़र आ रही है और हुकूमत जो है वो फौरी तौर पर सेनेट के इलेक्शन के तरीक़ाकार में तब्दीली लाना चाहती है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत को इस बात का ख़तरा मौजूद है, हुकूमत के पास इत्तलात मौजूद हैं कि उनके MPs जो है ना वो कहीं इधर उधर चले ना जाएं या वोट इधर उधर ना दे दें। आपको पता है पंजाब में भी कुछ लोग जो हैं वो नाराज़ हैं, और बलूचिस्तान में तो आपको पता ही है कि लोग कैसे बड़े बड़े जो ताजर और बड़े बड़े ठेकेदार जो हैं वो मुंतखब होकर आ जाते हैं जिनके पास कोई सीट भी नहीं होती। जहांगीर तरीन के हवाले से भी जिक्र फिर उनका जिक्र जो है चल पड़ा है, तो उन मुलाकातों का भी जिक्र होगा, जाहिर है फिर मुलाकातें भी होंगी, फिर भी मामला, क्योंकि सेनेट इंतखाबात आ रहे हैं ना। कल राजा हमने डिस्कस किया था, राजा रियाज साहब ने ये कहा है कि चेयरमैन से जो हमने सेनेट के लिए इलेक्शन के लिए कमेटी बनानी है उस कमेटी का चेयरमैन जो है वो जहांगीर तरीन साहब को बनाया जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो किस तरह जोड़ कर सकते हैं। लेकिन अब ज़ाहिर है हुकूमत के सामने आसफ़ अली ज़रदारी साहब भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, और आसफ़ अली ज़रदारी साहब जिस तरह हाउस ऑफ कार्ड बनाते हैं वो अपना एक सानी नहीं रखते पाकिस्तान की सियासत में। ये कार्ड्स आने वाले दिनों में खुलने वाले भी हैं। सजाद साहब प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो गया है, नाज़रीन इसी के साथ ही एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।